4 पन्ने की, 5 पन्ने की या 10 पन्ने की कहानियाँ हमें याद हो जाएँगी, लेकिन जो आधे इंच की डेट्स होती है ना, वो हम हमेशा भूल जाते हैं। या फिर कोई कहानी पढ़ेंगे, सोचेंगे वाओ! ये कितनी अच्छी कहानी लिखी हुई है। कई बार ऐसा होगा कि 2 दिन तक उसी ज़ोन में रहेंगे, लेकिन ऑथर का नाम भूल जाते हैं। आई एम श्योर ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। जितने स्टूडेंट्स हैं ये तो वो प्रॉब्लम फेस करते ही हैं, ये सेम प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है बहुत। और तो आज की वीडियो में ना हम इसी बारे में बात करेंगे कि हम कैसे डेट्स याद रखें, कैसे नाम याद रखें, इन शॉर्ट जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इन्हें हम कैसे याद रखें। और ये जो तरीके मैं बताने वाली हूँ मे बी थोड़े फनी लगे, थोड़े अजीब लगे या ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आप एक बार प्लीज़ ट्राई करके देखना, ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम करती है, आई एम श्योर आपके लिए भी करेगी। और जितनी भी चीज़ें हैं ना ये ट्राइड और टेस्टेड है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे सर्च किया और बस मैंने सोच लिया और वीडियो बना दी, ऐसा नहीं है। मतलब ट्राई किया हुआ है और काम भी काफ़ी ज़्यादा करती है ये चीज़। थोड़ी वियर्ड लगे मे बी आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को, लेकिन एक बार ट्राई करना। और ये जो ट्रिक है इसमें जो सबसे पहली ट्रिक है, मैं ट्राई करूँगी कि 5-6 बताऊँ, लेकिन जो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है ना कि हमारे साथ क्या होता है, हमें यही जो मैंने सबसे पहली बात वीडियो में बोली कि हमें 10 पन्ने की स्टोरी याद हो जाएगी, लेकिन आधी इंच का वो वर्ड याद नहीं रहता है, वो डेट याद नहीं रहती। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एक डेट है ना उसमें कोई इमोशन या कोई स्टोरी जुड़ी हुई नहीं है, उससे रिलेटेड स्टोरी है। जैसे 1947 हमें बाद में याद होगा, लेकिन हमें सबसे पहले पूरी कहानी पता थी स्कूल में सुन-सुन के, टीचर से सुन के या टेक्स्ट बुक्स में पढ़ के कि अंग्रेज़ आए थे, हमारे देश आए, हमें गुलाम बनाया, इतने सालों तक गुलाम बनाया, उसके बाद आज़ादी की लड़ाई हुई, भगत सिंह जी थे, गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन सबके नाम सुन-सुन के याद हो जाएँगे। ये सब बहुत वीर थे, बहुत बहादुर थे, गांधी जी पढ़ाई करने के लिए अफ्रीका गए थे, ये सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। डेट जहाँ तक मुझे लगता है जो 1947 है, ये थोड़ी लेट ही याद हुई होगी। लेकिन कहानी हमें पहले से पता होती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं, सब याद रहेगा। सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक हुआ था वो याद रहेगा कि अटैक हुआ, इतनी सारी चीज़ें ऐसे हुई, वैसे हुई, मंदिर दोबारा बना, कितनी बार बना, प्रेसिडेंट ने आके वहाँ पे इनॉग्रेशन करवाया, ये सब पता रहेगा, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम भूल जाएँगे। या अगर नाम याद भी होगा, 4 ऑप्शन आ जाएँगे, चारों ऑप्शन में प्रेसिडेंट्स के ही नाम होंगे, लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो जाएँगे एग्ज़ाम के टाइम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वो एक वर्ड से ना, एक पर्टिकुलर 1 या 2 वर्ड से जो फैक्ट्स हैं उनसे हमारे इमोशंस नहीं जुड़े हुए हैं। चाहे वो फनी इमोशंस हो सकते हैं, चाहे वो थोड़े एम्पैथेटिक हो सकते हैं, थोड़े सिम्पैथेटिक हो सकते हैं। ऐसे इमोशंस जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमें ना डेट्स के साथ इमोशंस जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे जब कोई भी डेट याद करनी है, अब जैसे टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड लिखी थी 1922 में, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि वेस्टलैंड लिखी थी, वेस्टलैंड किस बारे में है, क्या है, तो मे बी याद करना थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन अगर हम ये सोचें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टी.एस. एलियट ने 1922 में द वेस्टलैंड लिखी, और इसमें जो वेस्टलैंड वर्ड है, ये हम ऐसे सोच सकते हैं कि सब कुछ वेस्ट हो गया, इमोशनली सब लोग एग्ज़ॉस्ट हो गए। ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर हुई थी, सबसे पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड, थर्ड वर्ल्ड वॉर में इंसान प्रिपेयर्ड है तो कम इमोशनली हर्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसे याद करने के लिए हम इस तरीके से ना कहानी जोड़ सकते हैं, एक-दूसरे से रिलेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से। जैसे इंग्लिश में जब मैंने वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा था, तो पता चला कि अच्छा ये नेचर लविंग पोएट थे, ये नेचर के बारे में लिखते थे। तो ना ये थोड़ा नया-नया सा लगा था, क्योंकि जनरली स्कूल से लेके ग्रेजुएशन में ही वर्ड्सवर्थ के बारे में मुझे पता चला, इससे पहले नहीं पता था। मे बी आप में से किसी को पता रहा हो, मुझे नहीं पता था। तो जब मुझे पता चला कि नेचर लविंग पोएट है, तो मैं ये सोचती थी कि अच्छा ऐसा भी होता है कि नेचर के बारे में भी लिखेंगे। क्योंकि इससे पहले स्कूल के टाइम में हम हिंदी की या इंग्लिश की जो पोएट्रीज़ पढ़ते हैं, जो शेक्सपियर का पढ़ा हमने या जॉन डन का पढ़ा, जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ा, उनकी लिखी हुई पोएट्स पढ़ी थी स्कूल में, या फिर हिंदी का पढ़ा तो वो विवेकानंद जी की होती थी, या झांसी की रानी के बारे में लिखी गई है, या बहुत सारा ऐसा तो मोस्टली किसी या तो पर्सन से रिलेटेड है, किसी इंसिडेंट से रिलेटेड है, या किसी इनर फीलिंग के बारे में है। जैसे शेक्सपियर की मर्सी है, तो किसी इनर फीलिंग के बारे में है। या कोई ऐसा है जो एक डिवोटी की तरह लिख रहा है, किसी गॉड के लिए लिख रहा है, या फिर किसी ने ट्रैवलॉग लिखा है, ऐसी चीज़ें होती थी। तो ये नेचर लविंग पोएट होना ना बहुत इम्प्रेसिव लगा था, और उसके बाद से मैं विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम कभी नहीं भूली।
तो और जब टी.एस. इलियट के बारे में कुछ चीज़ें मुझे मेरे एक सीनियर ने बताई थी कि उनका इंडियन कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस था, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे वो। तो ये चीज़ें बहुत नई-नई लगी थी, तो ये नाम फिर भूले नहीं उसके बाद कभी भी। इससे जुड़ी फिर डेट्स भी नहीं भूली। जैसे अभी मैंने वेस्टलैंड और 1922 और वर्ल्ड वॉर के बाद ये बात कह दी, तो आपने आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो इसके बाद ये चीज़ बहुत मुश्किल है भूलना। तो ऐसा करना होता है कि कोई जो फैक्ट्स हैं, उन्हें आपको ना एक स्टोरी क्रिएट करनी होती है उनकी। ये पहली टिप है। और जो दूसरी टिप है, मेमोरी पैलेस क्रिएट करना। मेमोरी पैलेस एक ऐसी चीज़ होती है, ये मैं पर्सनली करती हूँ ना, कि अपने दिमाग में जैसे अगर मुझे 10 राइटर्स के नाम याद करने हैं विद द डेट, तो मैं क्रोनोलॉजी लिखूँगी कि डेट कहाँ-कहाँ से आई। मतलब किसका बर्थडे सबसे पहले आया, इस तरीके से। और मैं बोलूँगी भी बर्थडे। ये बर्थडे वर्ड ऐसा है जो हम लोगों से थोड़ा फ़ैमिलियर है, तो ये चीज़ मैं बहुत ट्राई करती हूँ। और फिर एक ना इमेजिनरी एक पैलेस टाइप का, कि विजुअलाइज़ करना कि एक जगह है, जैसे अगर मैं शेक्सपियर से स्टार्ट करूँगी तो शेक्सपियर है गेटकीपर के पास, जहाँ गेटकीपर की जगह होती है। ये मैं इंसल्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, इट्स जस्ट अ ट्रिक टू रिमेंबर द फैक्ट्स, कि जैसे अगर कोई 2002 में बॉर्न है, तो सबसे पहले उसे रखूँगी। एक इमेजिनरी मेरा पैलेस है, उसमें 2002 में जो सबसे पहले बॉर्न हुआ है, वो सबसे बाहर मिला। फिर मैं आई, मैंने उससे हेलो बोला। उसने जो चीज़ें लिखी हैं, जैसे मुझे साथ-साथ में अगर पोएट्री की टाइटल भी याद करनी है, कौन-सी पोएट्री किसने लिखी है, वो या तो मैं पहले ऐसा इमेजिन करती हूँ कि मैं अंदर घुसी और मुझे सबसे पहले वही इंसान मिला जो 2002 में बॉर्न हुआ है, और फिर उससे मैंने हैंडशेक किया, उससे उसके बारे में मैं अपने दिमाग में कन्वर्सेशन करूँगी। और फिर अगले इंसान से मिली जो अगली डेट पे बॉर्न हुआ है, उसके बाद का, उससे उसके बारे में थोड़ी-सी बात की, फिर तीसरे से मिलूँगी। ऐसे कर के ना एक मेरा पैलेस होता है मेरे दिमाग में, जिसे मैं ट्राई करती हूँ दिन में 1 बार कम से कम। अगर ये ट्रिक आप 1-2 दिन के बाद भी करते हैं ना, 1-2 दिन गैप करके, तो आई एम डेफिनिटली श्योर कि ये चीज़ मैक्सिमम आपको 3 बार करनी पड़ेगी, एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट। आई कैन गारंटी यू दैट। सीरियसली ये वाली चीज़ ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के हँसेंगे इस पॉइंट पे, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी ट्रू। 2 चीज़। तीसरी चीज़ ये है ना कि यू शुड रिपीट द फैक्ट्स इन योर कन्वर्सेशन। किसी से भी आप बात करें, आपके आस-पास आपके दोस्त होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, या मेबी आप फैमिली में रहते हो तो आपके छोटे भाई-बहन होंगे, आस-पास कोई भी दोस्त सबके होते हैं। तो आप ना उनके साथ कन्वर्सेशन में ऐसे ही फ़नी तरीके से या कुछ भी, देखो इससे आपको कोई इसमें मज़ाक नहीं उड़ाने वाला है, ना ही इससे आपके एग्ज़ाम में नंबर कट जाएँगे, ना ही आप एग्ज़ामिनर के पास जब आपकी कॉपी जा रही है तो वो ये देखने वाला है कि आपने पढ़ा कैसे है, आपने याद करके लिखा कैसे। उसके पास सिर्फ़ आपकी कॉपी जा रही है, और उस कॉपी से ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको याद रहे। तो एक ये ट्रिक है। कभी-कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसे, मुझे अगर कोई कोटेशन है, जैसे अभी मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ रही थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें बहुत सारी ऐसी लाइन्स थी जो मुझे, मेरा मन हो रहा था कि मुझे ये लाइन्स याद रहें, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स मिस कर रही थी। मुझे कभी कहीं लिखना होता है किसी एग्ज़ाम में या कहीं पे भी, तो मैं ना ऐसे ही लिख के कहीं भेज दूँगी, या कहीं अपने व्हाट्सएप पे या अपने किसी सोशल मीडिया पे वही कैप्शन डाल दूँगी, या वो स्टोरी में लगा दूँगी, या वो चीज़ किसी को लिख के ऐसे रैंडम मैसेज कर दूँगी। मतलब किसी को भी नहीं, अपने भाई-बहन को या कोई अपना बहुत क्लोज़ दोस्त है, तो मैसेज कर लूँगी, या उसके बारे में बोल लूँगी, या उसके बारे में थोड़ा-सा सोच लूँगी। उसे कन्वर्सेशन में यूज़ करना बहुत सही होता है। आप कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं तो उस चीज़ से आप फ़ैमिलियर हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप कोई एक बात कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बस वही बात याद रहे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त से बात हो रही थी, जिससे हम लोगों का काफ़ी टाइम से मिलने का प्लान था, मतलब 2 साल। हम मिलने का प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मस्ती-मस्ती में मैं पॉलिटी पढ़ रही थी, एंड आई सेड कि ये हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है। आई वाज़ रीडिंग अबाउट दैट इन पॉलिटी एंड इन न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीज़ें लेके बैठी हुई थी। तो मेरे मुँह से निकला, मैं ये काम करती हूँ। तो अब वो क्या हुआ ना, मैंने बोला बस इतना ही कि ये पंचवर्षीय योजना, लेकिन उससे क्या हुआ ना कि उस योजना के बारे में फिर जो मैं पढ़ रही हूँ, जो-जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ में, वो सारी चीज़ें दिमाग में कनेक्ट करने लगती हैं। और फैक्ट्स याद करने के लिए कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो आप फैक्ट्स लिख के रट्टा मार लो, या तो बेटर तरीका है कि आप कनेक्ट करो और इन चीज़ों को विजुअलाइज़ करो, अपने डेली आस-पास की चीज़ों में यूज़ करो।
ये बातें सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं। मेरे अलावा भी आपको ये सजेशंस दिए होंगे, ये जो सजेशन मैं दे रही हूँ, ये मेरे ट्राइड और टेस्टेड है, मैं इसलिए दे रही हूँ। इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। ये आपको आपके टीचर्स भी ये तरीके बता देंगे, या आप अगर ये तरीका इम्प्लीमेंट करते हैं और आप अपने टीचर को जाके बताएँ, तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, सही तरीका है, इस तरीके से याद होती हैं चीज़ें। ये मैं कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ। मैं बस शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये ट्राइड और टेस्टेड तरीका है एंड आई थॉट दैट इट माइट हेल्प यू। ये चीज़ है। और अगला तरीका ये है ना, एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं कि जब भी हमें फैक्ट्स याद करने होते हैं, हम कोई भी स्टोरी पढ़ते वक़्त जब भी फैक्ट्स आएँगे, कोई डेट या ऑथर का नाम आएगा, तो हम क्या करते हैं ना, अलग एक लिस्ट बनाते हैं। उनके 2 सेक्शंस बनाएँगे, एक साइड सारे ऑथर्स के नाम लिखेंगे और दूसरे साइड पे सारी डेट्स लिखेंगे। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो हमें क्या करना है, इसके बजाय स्टिकी नोट्स आते हैं छोटे-छोटे, वो 50 रुपीज़ के इतने बंडल मिल जाएँगे, वो आते हैं और वो कलरफुल होते हैं बहुत। आपको क्या करना है ना, कलर्स 3-4 होते हैं, 3-4 कलर्स को अलग करो और ऊपर एक कलर लगा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन पेस्ट पिंक एंड देन ग्रीन, उसके बाद फिर येलो लिख दो। ऐसे करके ना अलग-अलग एजेस लिखनी है। एक एज के बारे में आपने थोड़ा-सा एक पेज पे लिखा और उस एज में जो सबसे प्रोमिनेंट ऑथर आपको लगे, एक वो लिखने हैं और एक जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। ऐसा हो सकता है कि जो उस एज के सबसे प्रोमिनेंट है, जैसे एलिज़ाबेथ एज में शेक्सपियर का ही हम लोग ज़्यादा नाम लेते हैं। तो अब एक शेक्सपियर को लिख लो। अब ऐसा हो सकता है कि शेक्सपियर के अलावा एलिज़ाबेथन एज में कोई और हो जो आपका फ़ेवरेट हो, जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो या जिसका कोई वर्क आपको अच्छा लगा, तो एक वो दूसरा नाम लिखो और बाकी 3-4 नाम और। फिर ग्रीन वाले पे अगली एज जो है उसके किसी फ़ेवरेट, अपने फ़ेवरेट का लिखो और एक जो उसमें बहुत फ़ेमस रहे हो, जिनके वर्क बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहे हो, वो 2 लिखो और 2-4 और अलग ऑथर्स के नाम। ऐसे कर के अलग-अलग लिखना है और ये जो स्टिकी नोट्स हैं, इन्हें ऐसे ऊपर-नीचे करके चिपकाओ और इन्हें बस हर बार पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। एक बार ना बस ऐसे सामने स्क्रीन पे ऐसे देखो बस, जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे पेस्ट किया है सारे स्टिकी नोट्स को आपने। इससे क्या होता है ना, दिमाग में विजुअल्स क्रिएट होते हैं और ये काम आपको फर्स्ट डे पे नहीं करना है। जो इससे पहले जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वो सारी ट्रिक्स फ़ॉलो करने के बाद ये करना होता है। पहले ही लिख के रट्टा मार के याद नहीं होती है चीज़ें। मेबी कुछ लोगों को याद हो भी जाती है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज़ देयर, लेकिन ये चीज़ हमेशा काम हो सकता है सबके लिए ना करे। तो ये जो स्टिकी नोट्स वाला तरीका है, ये बाद में करना है। इसके अलावा आप रिवीजन के लिए एक छोटा-सा एक पेज लेके, थोड़ा-सा एक स्टिकी नोट की तरह ही पेज लेके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं रिवाइज़ करने के लिए, जिसे आप हर 3 दिन पे, 4 दिन पे या वीकली रिवाइज़ करें। स्टार्टिंग में क्या करना है कि हर दिन 2 दिन पे रिवाइज़ करना है, हर दिन रिवाइज़ करना है, 3 दिन पे कर सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वीकली उसके कुछ टाइम बाद वीकली रिवीजन करना है। बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो मैं बता रही हूँ, ये बताने में मेबी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा हो बिकॉज़ आई वाज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं, सारा बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैंने ट्राई किया है, ये मेरा पर्सनल ट्राइड और टेस्टेड मेथड है। मेरे बहुत सारे आस-पास के लोग भी ये चीज़ें ट्राई करते हैं, ये चीज़ें काम करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम ये करना नहीं चाहते। हमें बस पढ़ाई वाली जो चीज़ है ना, हमें लगता है कि वो हमारे टेबल चेयर तक ही रहे, इससे ज़्यादा ना करना पड़े कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसे डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हैं, ये सारी ट्रिक्स इंक्लूड करेंगे तो पढ़ाई थोड़ी और फन हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और इनकम बहुत आउटपुट बहुत ज़्यादा आता है इसका। इनकम मैंने गलती से बोल दिया। आउटपुट इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये सुनने में बस ये चीज़ें अजीब लगती हैं और इसके अलावा आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ और ये वीडियो जो है वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है मेनली, लेकिन अगर आप कोई ऐसे हैं जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर नहीं है लेकिन लिटरेचर पढ़ना पसंद है, तो ज़रूर इस पेज को फ़ॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।